मैं डॉक्टर खेमराज डिकारे, सहायक प्राध्यापक इतिहास, वीर रेंगू कोरकू, शासकीय महाविद्यालय खगनार, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। जैसा कि आज का जो शीर्षक है, यूरोप में सामंतवाद का पतन, विषय इतिहास के अंतर्गत 1470 से 1870 तक का बीए तृतीय वर्ष के अध्याय के संबंध में हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। लर्निंग आउटकम्स पाठ का अधिगम से संबंधित हम इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के पश्चात आप विद्यार्थी निम्न विषयों में सक्षम होंगे। आफ्टर स्टडिंग दिस कोर्स से स्टूडेंट शुड बी एबल टू। हम इसके पहले पॉइंट पे आते हैं। तो यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था व उसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप के बारे में जान सकेंगे। जैसा कि भाई आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, इन सब चीज़ों में यूरोप के इतिहास में सामंतवादी व्यवस्था कैसे ध्वस्त होती चली गई, उस संबंध में हम विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करेंगे। यही इसका दूसरा बिंदु है। मध्ययुगीन सामंतवादी व्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं के बारे में जान सकेंगे। मध्ययुगीन सामंत व्यवस्था के संबंध में हम आप सभी विद्यार्थियों को बताएंगे कि हाँ, इसका पतन का मध्ययुगीन कारण कैसे रही, उस पर आपको हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। सामंतवादी व्यवस्था के गुण दोष के बारे में जान पाएंगे। सामंतवादी व्यवस्था में क्या दोष और क्या गुण, किस प्रकार के गुण रहे, क्या विशेषता रही, इस पर आप अच्छे से जान पाएंगे। सामंतवादी व्यवस्था के चौथे बिंदु पर हम जब आएंगे तो उसमें सामंतवादी व्यवस्था के पतन के कारणों के बारे में जान सकेंगे। अधिगम पाठ में हमने आपको इसका विस्तार पूर्वक जो समझाया है, सामंतवादी व्यवस्था, उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्वरूप के बारे में तथा सामंतवादी व्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम आगे पाठ में चर्चा करेंगे। वही सामंतवादी व्यवस्था के गुण दोष को भी विस्तार पूर्वक आगे चैप्टर में हम बताएंगे। यूरोप में सामंतवाद का पतन। पहला पॉइंट है, रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद 1000 वर्षों का जो कालखंड था, 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी ईस्वी, यूरोप में इतिहास का यह मध्ययुग कहलाया। जो रोमन साम्राज्य के विघटन जैसे जैसे विघटन होते गए, उसी प्रकार यूरोपीय इतिहास का जो युग था वह मध्ययुग कहलाया। दूसरा बिंदु है, सामंतवाद के अंतर्गत भूस्वामित्व एवं स्थानीय प्रशासन की सामंती व्यवस्था इस युग की प्रमुख विशेषता थी। मध्ययुगीन यूरोप की समस्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु सामंतवाद था, परंतु यूरोप के विभिन्न राज्यों में इसका स्वरूप भिन्न भिन्न था। हम सामंतवाद की बात करते हैं तो जहाँ यूरोप के विभिन्न राज्यों में जैसे अलग अलग इनका एक स्वरूप रहा है, ठीक वही भूस्वामित्व एवं स्थानीय प्रशासन की जो सामंतीवादी व्यवस्था थी, वह प्रमुख विशेषताओं में से एक रही, जो मध्ययुगीन यूरोप की समस्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतियों का केंद्र बिंदु कहलाई। हम तीसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। सामंतों के बीच आपसी संघर्ष। सामंतों के बीच जो आपसी संघर्ष का मुख्य कारण सामंतों की अपनी अलग अलग सेनाएं
होती थी और वे अक्सर आपस में लड़ाई लड़ते रहते थे। इंग्लैंड में गुलाब के फूलों का जो युद्ध है वह फ्रांस में सामंतों के बीच लगातार संघर्ष इसी का उदाहरण है। सामंतों के बीच जो यूरोप में जो सामंतवादी व्यवस्था का पतन का एक और कारण यह है कि यहाँ सामंतों की अपनी अलग अलग सेनाएं हुआ करती थी और वह सेना ही आपस में लड़ाई लड़ा करती थी, जिससे वह धीरे धीरे विनाश की तरफ ध्वस्त होते चली गई। चौथा बिंदु है कैथोलिक चर्च का विरोध। कैथोलिक चर्च का विरोध चर्च अमीर और शक्तिशाली कुलीनों का विरोध करता था, क्योंकि उनकी संपत्ति, उनकी शक्ति और अधिकार के लिए खतरा थी। कैथोलिक चर्च का विरोध करना चर्च पर अमीर और वहाँ शक्तिशाली कुलीनों का विरोध इसलिए करते थे क्योंकि उनकी संपत्ति जाने की स्थिति में थी, जहाँ उनके ऊपर एक खतरा सा मंडरा रहा था। इसी वजह से कैथोलिक चर्च का विरोध भी किया करते थे। यही हम एक इंट्रोडक्शन परिचय प्रस्तावना की तरफ फिर बढ़ते हैं। 5वीं शताब्दी ईस्वी में बर्बर और असभ्य जातियों के आक्रमण के कारण विशाल और शक्तिशाली रोमन साम्राज्य का विघटन जो हुआ वह यूरोप में सर्वत्र अराजकता और अव्यवस्था जैसी स्थिति फैल गई। परंतु अनेक शक्तिशाली सरदारों और सामंतों ने साधारण जनता को बाह्य और आंतरिक आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान की। क्योंकि यहाँ बर्बर और असभ्य जातियों के आक्रमण हुए और विशाल शक्तिशाली रोमन साम्राज्य का जब विघटन प्रारंभ हुआ, यही यूरोप में अराजकता अव्यवस्था जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। परंतु सामंतों ने सर्वसाधारण जनता को बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका अदा की थी। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र और व्यवस्था की स्थापना इसलिए की क्योंकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था होना एक आवश्यक प्रक्रिया थी। फलस्वरूप जनता ने स्वेच्छा से सामंतों के स्वामित्व और अधिकारों को स्वीकार कर लिया। इस अराजकता और अव्यवस्था युग में यूरोप में सामंतवाद का तेजी से विकास होता नजर आया। सामंतवाद पर आधारित पिरामिड के समान एक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी। चूंकि इस व्यवस्था के शीर्ष बिंदु पर राजा हुआ करता था और सबसे नीचे असंख्य किसान और भूमि रहित दास। सामंतवाद भूमि पर आधारित पिरामिड के समान ही एक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी। इस व्यवस्था ने राजा शीर्ष बिंदु पर राजा हुआ करता था और सबसे नीचे असंख्य किसान और भूमि रहित दास। अगले बिंदु में हम बात करते हैं राजा की भूमि को छोड़कर समस्त भूमि बड़ी बड़ी जागीरों या जमींदारों में विभक्त थी। प्रत्येक जमींदार या जमींदारी का स्वामी या समझदार सरदार होता था या सामंत एक गढ़ी या दुर्ग में ही रहा करता था। इस प्रकार सामंतवादी व्यवस्था में एक जागीर या जमींदारी व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए यह पतन की ओर अग्रसर होता प्रतीत होता है। हम अगले पॉइंट में बात करते हैं सामंतवाद का उदय एवं विकास
राइस एंड डेवलपमेंट ऑफ फेडरलिज्म। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं हम मध्ययुगीन राजनीतिक संगठन का मूलाधार सामंतवाद था। प्राचीन रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात 8वीं शताब्दी में शार्लेमन ने मध्य और यूरोप में राजनीतिक एकता की स्थापना की। पश्चिमी यूरोप में राजनीतिक एकता की स्थापित करने में मध्ययुगीन राजनीतिक संगठन का एक मूलाधार सामंतवाद व्यवस्था ही थी। सामंतवाद का उदय में हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं, वे थे विशेष अधिकार विहीन वर्ग। सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत समाज जब दो भागों में बंटता दिखाई देता है तो वह वर्ग जिसके पास एक विशेष अधिकार है और दूसरा वह जिनके पास किसी प्रकार का विशेष अधिकार ही नहीं है। ऐसे समाज दो वर्गों में विभाजित होता हुआ नजर आया। हम तीसरे पॉइंट की तरफ बात करते हैं। तीसरे बिंदु पर सामंतवाद का आर्थिक स्वरूप कि सामंतवाद का आर्थिक स्वरूप यूरोप में किस प्रकार रहा और किस प्रकार था। सारी जमीन जागीरों में विभक्त थी। प्रत्येक जागीर का क्षेत्रफल समान नहीं होता था। मध्ययुगीन सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु गांव था। सामंतवादी व्यवस्था का धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप मध्ययुगीन सामंती व्यवस्था का एक अभिन्न अंग चर्च था। चर्च की जागीरें और अतुल संपत्ति सारे यूरोप में फैली हुई यूरोपीय संस्कृति का स्वरूप धार्मिक होने के कारण उस पर चर्च का गहरा प्रभाव था। सामंती व्यवस्था का धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप की हम जब बात करते हैं तो चर्च की जागीरें और उसकी जो अतुल संपत्ति सारे यूरोप में फैली हुई थी। यूरोपीय संस्कृति का स्वरूप धार्मिक होने के कारण उस पर चर्च का गहरा प्रभाव रहा और था। मध्ययुगीन सामंतीवादी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। अब मध्ययुगीन सामंतवादी व्यवस्था की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी जिस पर हम ध्यानपूर्वक और विस्तार से चर्चा करेंगे। मेन फीचर्स ऑफ द मेडिवल फेडरल सिस्टम। मध्ययुगीन सामंतवादी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में हम पहली विशेषता की बात करते हैं। यहाँ राजा ही अधिपति हुआ करता था। अधिपति राजा और अधीनस्थ सामंत के व्यक्तिक संबंध। दूसरा बिंदु है जागीर अथवा भू संपदा। तीसरे बिंदु पर बात करते हैं हम प्रशासकीय उत्तरदायित्व। इन तीन विशेषताओं की खास विशेषता यह रही कि इनके पास प्रशासकीय उत्तरदायित्व, जागीर, भू संपदा और अधिपति अधीनस्थ सामंत के मध्य व्यक्तिक संबंध स्थापित थे। इस पिरामिड नुमा व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक सामंत को अपने आधिपत्य के प्रति स्वाभिमानी की शपथ लेनी पड़ती थी। पिरामिड नुमा व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक सामंत को अपने अधिपति के लिए स्वामी भक्ति की शपथ लेनी पड़ती थी और एक उस व्यवस्था को आवश्यक भी माना जाता था। आंतरिक और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करना, शांति व्यवस्था करना तथा जनता को न्याय प्रदान करना अधिपति और सामंतों का प्रमुख कर्तव्य था। हम जब आंतरिक या बाहरी आक्रमण जब गांव के निवासियों पर जब हुआ करता था तब
सुरक्षा जैसी स्थिति से निपटने के लिए, न्याय प्रदान करने के लिए अधिपति और सामंतों का ही प्रमुख दायित्व रहा, कर्तव्य रहा और उनने बखूबी इसे निभाया भी, जिस पर किसी प्रकार की शक नहीं की जा सकती। अब हम सामंतवाद के गुणदोष पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे कि यूरोप के पतन, वहाँ पे सामंतवाद कैसे पतन हुए, कैसे विनाश और कैसे उनकी स्थिति वहाँ बिगड़ती हुई नजर आई। हम 5वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी तक के कि सामंतवाद के क्या गुण दोष रहे। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फेडरलिज्म। सामंतवाद के हम पहले बिंदु पे बात करते हैं, वह गुण। हम पहले गुण की बात करते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था में यूरोप में राजनीतिक और सामाजिक आवश्यकता को बहुत सीमा तक पूरा। हम उसके यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था और राजनीतिक और उसकी सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हैं तो यहाँ बहुत हद तक के पूरा होता हुआ नज़र आता है, ऐसे प्रतीत होता है। हम अब उसके दूसरे बिंदु पे चर्चा करेंगे। दूसरी बिंदु, अराजकता अव्यवस्था के युग में यह व्यवस्था यूरोप में कैसे स्थापित करने में सहायक हुई। अराजकता और अव्यवस्था यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था को ध्वस्त करती नजर आई है। यह शांति स्थापित करने में एक सहायक सिद्ध होती हुई भी नजर आती दिखाई देती है। हम सामंतवाद के गुण दोष के तीसरे बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। सर्वसाधारण और बाह्य आंतरिक आक्रमणों से सुरक्षा मिली तथा न्याय उपलब्ध। जहां सामंतवादी व्यवस्था बाहरी और आंतरिक आक्रमणों की बात आती है तो यहाँ उन्हें सुरक्षा प्रदान करना उनका एक दायित्व और हुआ करता था, जिससे उनने अपने दायित्व को निभाया है, पूरा भी किया है। हम सामंतवादी व्यवस्था के गुण के बारे में अभी हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब हम उसके क्या दोष रहे उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सामंतवादी व्यवस्था के दोष के रूप में हम प्रथम बिंदु की बात करते हैं तो वह यूरोपीय समाज दो वर्गों में विभक्त होता हुआ नजर आया। एक विशेषाधिकार वर्ग और जिसमें राजा और सामंत, और दूसरा वर्ग वह जो अधिकारों से वंचित किसान एवं अर्धदास, यह दो वर्ग में विभाजित होता हुआ नजर आए यूरोप के इतिहास में। हम दूसरे बिंदु की बात करते हैं तो यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था के तहत इसके दोष जनसाधारण की दशा अत्यंत शोचनीय और दयनीय थी। उन्हें अपने भूस्वामियों को अनेक प्रकार के कर, उपहार और सेवाएं प्रदान करनी पड़ती थी। जनसाधारण की दशा दयनीय स्थिति का कारण यही थी कि उन्हें सामंत या जो विशेषाधिकार वर्ग को उपहार, कर, नाना प्रकार की चीज़ें उन्हें प्रदान करनी पड़ती थी। यह भी सामंतवादी व्यवस्था जो पतन का मुख्य कारण रही। सामंतवाद व्यवस्था के दूसरे दोष तीसरे दोष की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा दोष उच्च वर्ग निम्न वर्ग का शोषण करना अपना अधिकार समझता था। फलस्वरूप दोनों वर्गों के बीच कटुता उत्पन्न हुई और यूरोप में भीषण वर्ग संघर्ष प्रारंभ हुआ। उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग
के यहाँ अपना अधिकार समझता था, चूँकि दोनों वर्गों के बीच एक कटुता हुई, मनमुटाव जैसी स्थिति उत्पन्न हुई और यूरोप में एक भीषण वर्ग संघर्ष प्रारंभ हुआ। अब हम सामंतवादी व्यवस्था के पतन के कारणों पर प्रकाश डालेंगे कि सामंतवादी व्यवस्था का पतन के क्या मुख्य कारण रहे और कैसे यूरोप के इतिहास में यह पतन इनका कारण बने। रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ द फेडरल सिस्टम। सामंतवादी व्यवस्था के हम पतन की बात करते हैं तो सामंतों की एक पारस्परिक प्रतिद्वंदिता एवं संघर्ष। पतन के कारणों पे जब हम प्रकाश डालते हैं तो एक आपसी मनमुटाव, पारस्परिक प्रतिद्वंदिता एवं संघर्ष यह एक मुख्य कारण रही है। इसके अंतर्गत हम मध्य युग में सामंतों की शक्ति और अभूतपूर्व में वृद्धि तो हुई, लेकिन वर्ग संघर्ष भी होता हुआ नजर आता है। प्रत्येक सामंत की अपनी व्यक्तिगत सेना हुआ करती थी। एक कारण यहाँ भी प्रतीत होता है सामंतवाद के पतन के कारणों में कि इनकी अपनी व्यक्तिगत सेना हुआ करती थी, जिसके कारण आपसी लड़ाई और वर्ग संघर्ष बढ़ता नजर आया। सामंतवादी व्यवस्था के पतन के कारणों में दूसरा कारण राजा की शक्ति में वृद्धि। मध्य युग में के उत्तरार्ध में जहाँ सामंत की स्थिति कमजोर हुई, वहीं दूसरी ओर राजा की शक्ति में वृद्धि होती भी नजर आती है। मध्ययुग के उत्तरार्ध में जहाँ सामंत कमज़ोर होते हैं, वहीं राजा की शक्ति में वृद्धि हुआ करती। इस वजह से भी एक पतन का कारण साबित हुई। तीसरा कारण है वे शक्तिशाली व्यापारिक संस्थाओं का प्रादुर्भाव। इसके अंतर्गत मध्ययुग के उत्तरार्ध में हम यूरोपीय उद्योग धंधों एवं व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति हुई, चूँकि विकास और सुरक्षा के लिए शक्तिशाली व्यापारिक संस्थाओं एवं संगठनों ने की स्थापना हुई। यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था पतन होने का एक कारण मध्यम वर्ग के उद्योग धंधे एवं व्यापार में वृद्धि होना भी पतन का कारण मुख्य बनी। चौथा कारण है शक्तिशाली मध्यम वर्ग का उदय। शक्तिशाली मध्यम वर्ग का उदय का एक सामंतवादी व्यवस्था या उसके पतनों के कारण में मध्यम वर्ग जहाँ इनका उदय होता नजर आया, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में यूरोपीय समाज, यूरोप में एक शक्तिशाली मध्यम वर्ग का जो उदय हुआ है, वहाँ व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में उनने अपनी एक अभूतपूर्व वृद्धि की।
पांचवा पॉइंट है नवीन नगरों की स्थापना। व्यापार में वृद्धि के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जो पतन का कारण है वह नवीन नगरों की स्थापना भी सामने आई है, जिससे यूरोप में सामंतवाद का पतन का कारण मुख्य रूप से सामने आई। छठवें बिंदु है कारण यूरोप में सामंतवाद के पतन का कारण राष्ट्रीयता की भावना का उदय। अनेक कारणों से मध्य युग के उत्तरार्ध में राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी होना एक पतन का कारण बनी। अब अंत में हम इसके निष्कर्ष सारांश क्या समरी रही है। सामंतवाद यूरोप में सामंतवाद के पतन के कारण में क्या इनके निष्कर्ष निकलता है उस पर हम चर्चा करेंगे। सामंतवाद का उदय कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कारणों के कारण उत्पन्न असुरक्षा का प्रत्यक्ष परिणाम था। हम निष्कर्ष के रूप में जब बात करते हैं तो इनके ऐतिहासिक कारणों में उत्पन्न असुरक्षा ही एक महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे पहले रोमन साम्राज्य का पतन, जिसके कारण लंबे समय तक अशांति और संघर्ष मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में और विशेषाधिकार वर्ग के रूप में एक हुई, जिसका एक मुख्य कारण पतन रहा है। सामंतवाद का मुख्य कारण सुरक्षा व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखना था, चूँकि सामंत और विशेष अधिकार वर्ग ने निम्न वर्ग के सुरक्षा और न्याय के लिए भी अपना एक उत्तरदायित्व था, जिसे उनने बखूबी निभाया। परंतु जिस कारण से सामंत प्रणाली को स्थापित किया गया, उन्हीं कारणों से सामंतवाद का पतन भी होता हुआ नजर आया। जिस कारण से एक सामंतवादी प्रणाली को स्थापित की गई थी, उसी क्रम में यह ध्वस्त व पतन होते हुए भी चली गई। लिंक्स फॉर फर्दर रीडिंग। कुछ टेक्स्ट रिसोर्स लिंक है जिसके माध्यम से हम गूगल पर सर्च कर यूरोप में सामंतवाद का पतन कैसे हुआ, जिसके वीडियो के माध्यम से हम उसको आसानी से सुनकर उसे पढ़ाई में अपनी चार चांद लगा सकते हैं। अब हम आगे कुछ संदर्भ ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। संदर्भ रेफरेंस बुक्स फॉर फर्दर रीडिंग। आपके समक्ष बोर्ड पे कुछ चुनिंदा पुस्तकों को दर्शाया गया है जो आपके पठन पाठन में एक अहम भूमिका अदा करेगी। हम पहली पुस्तक का नाम बताता हूँ मैं आपको। वी.डी. महाजन, एशिया का इतिहास, एस चांद कंपनी, दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। यह आपको अनेक पुस्तकालयों में, स्टेशनरी की दुकान, बुक शॉप के माध्यम से आप परचेस कर सकते हैं और अपनी पठन पाठन को जारी रखकर अपना भविष्य, अपना कैरियर संवार सकते हैं। वही हम इंग्लैंड का इतिहास, जिसमें हम यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था का पतन का कारण आसानी से हो सकते। यह पुस्तक भी वी.डी. महाजन द्वारा लिखी गई है, जो एस चांद कंपनी दिल्ली से प्रकाशित होती है। वही हम वी.डी. महाजन की तीसरी पुस्तक की बात करते हैं, जिसमें यूरोप में सामंतवाद के पतन का कारण जैसे विस्तृत जानकारी उपलब्ध है, जो पढ़ने में आपके लिए सहायक है।
यूरोप का इतिहास, यह पुस्तक आपके लिए अपने करियर के लिए, भविष्य बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। वही हम जैन एवं माथुर की पुस्तक आधुनिक विश्व इतिहास 1500 से 2000 जैन प्रकाशन पटना से प्रकाशित होती है, जिसे भी आप किसी पुस्तकालय, लाइब्रेरी, ऑनलाइन आसानी से मंगाकर अपनी पठन पाठन को जारी रख सकते हैं। वही हम 5वें नंबर पे दीनानाथ वर्मा के यूरोप का इतिहास ज्ञानदा प्रकाशन पटना बिहार से यह पुस्तक प्रकाशित होती है, जिसमें संपूर्ण यूरोप के बारे में ऐतिहासिक दृष्टि तो नहीं डली है, चूँकि फिर भी कुछ हद तक के हम यूरोप में सामंतवाद का पतन के बारे में विस्तार से नहीं पर कुछ हद तक जानकारी हासिल कर सकते हैं, जो आपके लिए एक भविष्य और अपना करियर संवारने में अहम भूमिका अदा कर सकती है। तो आप आसानी से इन पुस्तकों को ऑनलाइन, बाय पोस्ट या किसी पुस्तकालय से या लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ भी सकते हैं या मंगवा भी सकते हैं। अब हम असेसमेंट मूल्यांकन, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बताए जाएंगे, जिसमें 4 वैकल्पिक प्रश्न होंगे। उन 4 वैकल्पिक प्रश्नों में से एक उसका सही उत्तर होगा, जिसका चयन आपको करना होगा। पहला प्रश्न है, मध्ययुग में संपूर्ण ईसाई जगत की राजनीतिक शक्ति किसमें निहित थी? इसके लिए आपके समक्ष 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिससे एक विकल्प पर आपको एक विकल्प चुनना पड़ेगा जो उसका सही होगा। ए, पवित्र रोमन सम्राट में। बी, रोम के पोप में। सी, सामंतों के हाथ में। डी, इनमें से कोई नहीं। यह 4 ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें ईसाई जगत की राजनीतिक शक्ति निहित थी। इसका सही उत्तर ये पवित्र रोमन सम्राट में राजनीतिक शक्ति निहित थी। यही हम मूल्यांकन के वैकल्पिक प्रश्न दूसरे में, निम्नलिखित में से विशेषाधिकार युक्त वर्ग का सदस्य कौन नहीं था? इसके लिए भी आपके समक्ष 4 ऑप्शंस आएंगे, 4 ऑप्शंस, 4 विकल्प। जो 4 विकल्प में से एक विकल्प उसका सही उत्तर होगा, जिसे आपको चयन करना होगा। वह 4 वैकल्पिक: ए, राजा। बी, उच्च मध्यम वर्ग। सी, सामंत। और डी, पुरोहित। विशेषाधिकार युक्त का सदस्य कौन नहीं था? 4 ऑप्शंस आपके समक्ष है। इस पे सही जो ऑप्शंस है, उस पे जो सही विकल्प है उसका चयन करना होगा। उसका सही उत्तर है उच्च मध्यम वर्ग। इन 4 ऑप्शंस में एक है विशेषाधिकार युक्त वर्ग का जो सदस्य नहीं था, वो उच्च मध्यम वर्ग है। असेसमेंट मूल्यांकन में हम तीसरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है इसका वैकल्पिक के रूप में, विशेषाधिकार विहीन वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सम्मिलित नहीं था? इसके लिए भी आपको 4 वैकल्पिक प्रश्न बोर्ड पर बताए जाएंगे, जिसमें से आपको एक का चयन करना होगा। वे 4 वैकल्पिक
ए सामंत, बी मजदूर, सी शिल्पी और डी इनमें से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस दे रखे, इनमें से एक चौथा जो है वह कोई नहीं जैसे वैकल्पिक भी आपके सामने मौजूद है। इसका हम उत्तर देखते हैं, आपको बताया जाएगा कि उत्तर क्या है। इसका उत्तर है सामंत। अब मूल्यांकन असेसमेंट की तरफ हम बढ़ते हुए चौथे प्रश्न की तरफ जाते हैं। मध्य युग में प्रशासन, सेना और चर्च के उच्च पदों पर किस वर्ग का आधिपत्य था? इसके लिए भी आपको 4 वैकल्पिक प्रश्न आपके समक्ष बताए जाएंगे, जिसमें से आपको एक का चयन करना होगा जो उसका सही उत्तर होगा। पहला है सामंत वर्ग, बी स्वतंत्र किसान, सी विशेषाधिकार युक्त वर्ग और डी व्यापारिक संगठन। इन 4 वैकल्पिक में से एक वैकल्प सही होगा, वह विशेष अधिकार युक्त वर्ग सही विकल्प है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपने बीए तृतीय वर्ष विषय इतिहास विश्व की विभिन्न धाराएं 1470 से 1870 के अंतर्गत चैप्टर 2 विषय शीर्षक यूरोप में सामंतवाद के पतन के कारणों को आपने ध्यानपूर्वक सुना। उसके लिए आप सभी विद्यार्थी धन्यवाद के पात्र हैं। आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से आपके भविष्य में या आप इसे एक आत्मसात करोगे, जिससे आपका कैरियर, आपका भविष्य संवरने में अहम भूमिका होगी। इसी आशा और कामना के साथ आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।